हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट। कुछ पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज, यानी कि एक व्यक्ति जब अपने गुड्स दूसरे को सौंप देता है और इसमें फायदा केवल बेलर का है, जैसे सेफ कस्टडी के लिए पड़ोसियों को सामान सौंप जाना। ये एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट का हिस्सा हुआ। गुड्स गिवन टू फ्रेंड विदाउट गुड्स गिवन टू फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज, ये भी ग्रेटिटुअस बेलमेंट हुआ, फ्रेंड को गुड्स दे देना। हायरिंग ऑफ गुड्स, जैसे कोई चीज रेंट पे लेना, लीज पे लेना, टैक्सी हायर पर मंगा लेना, ये नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट हुआ। या फिर गुड्स देना क्रेडिटर को कि ये सिक्योरिटी के रूप में तुम्हारे पास रखे रहेंगे जब तक मैं तुम्हारा लोन नहीं चुका देता, तो ये भी एक तरह का नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट हुआ। या गुड्स दे देना किसी रिपेयरमैन को रिपेयर करने के लिए विद या विदाउट रेम्यूनरेशन। विद रेम्यूनरेशन दिया तो नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, विदाउट रेम्यूनरेशन दिया तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट। और डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरेज, जैसे ट्रांसपोर्टर को गुड्स सौंप देना। तो ये सब केसेस हैं जो बेलमेंट के हैं, जिसमें दोनों ही कैटेगरी कवर्ड है, कुछ ग्रेटिटुअस तो कुछ नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। इसके बाद बात आती है बेलर की ड्यूटीज की। बेलर की ड्यूटीज क्या हैं? यहां पर बहुत सारे सेक्शंस जैसे 150, 158, 159, 164 ये सेक्शंस कवर हो जाते हैं, लेकिन यहां पर इंडिविजुअली सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आते तो इसमें से कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको बेसिकली सिचुएशन के आंसर लिखने होंगे, जैसे इस स्टडी के पीछे भी दिए गए हैं और हम डिस्कस भी करेंगे। अब बात आती है कि बेलर की ड्यूटीज क्या हैं। तो यदि बहुत शॉर्ट में देखें तो यहां पर डिफाइन की गई हैं कि जब बेलर गुड्स बेली को देता है तो यदि उसके गुड्स में कोई डिफेक्ट है, फॉल्ट है, तो ऐसे केस में वो ये बात बेली को बता दे। जब गुड्स बेली को दिए जाते हैं तो बेलमेंट में जो गुड्स के रेस्पेक्ट में खर्चे होते हैं वो ऐसे केस में बेलर बियर करेगा। यदि बेली को कोई हानि हो जाती है, कोई उसका खर्चा हो जाता है, तो बेलर बेली को इंडैमनीफाई करेगा। और इंडैमनीफाई का मतलब होता है क्षति पूर्ति करना। और ड्यूटी है बेलर की कि जब बेली को गुड्स दिए थे तो जब काम पूरा हो जाए या जितने समय के लिए जब वो सूद पूरा हो जाए तो ऐसे केस में वो गुड्स अपने वापस ले ले। तो ये कुछ ड्यूटीज हैं बेलर की: टू डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, टू बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, टू इंडैमनीफाई बेली एंड बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। जब हम इन चीज़ों को डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो सबसे पहली ड्यूटी बनती है बेलर की। बेलर की ड्यूटी बनती है टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। यहां पर यह कहा जाता है कि बेलर की ड्यूटी है कि जो उसके गुड्स बेल्ड में फॉल्ट है वो बेली को बता दे ताकि बेली को कोई हानि ना हो। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेलमेंट दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेटिटुअस बेलमेंट, एक होती है नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। तो यदि हम बात करें ग्रेटिटुअस बेलमेंट की, तो नियम ये कहता है टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। और यदि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है तो लॉ ये कहता है टू डिस्क्लोज अननोन फॉल्ट्स ऑल्सो। अब सवाल उठता है, जब फॉल्ट्स पता ही नहीं तो बताएंगे कैसे? ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, जो फॉल्ट्स गुड्स देते समय बेलर को पता है मेरे गुड्स में डिफेक्ट है, वो बेली को बता दे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन ये कहा कि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में जो अननोन फॉल्ट्स हैं उन्हें भी डिस्क्लोज करें। तो भाई जब वे अननोन है तो डिस्क्लोज कैसे करेंगे? इसका मतलब ये है कि आपके गुड्स में फॉल्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपके गुड्स में फॉल्ट है तो फिर चाहे आपको यदि उसके बारे में नहीं भी पता तब भी आप जिम्मेदार रहेंगे। इसी वजह से ड्यूटीज में ये डाल दिया कि ड्यूटी टू डिस्क्लोज अननोन फॉल्ट्स
इफ देयर इज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। इस बात को जब हम यहां स्टडी करते हैं तो लिखा है कि बेलर बाउंड होता है डिस्क्लोज करने के लिए बेली को फॉल्ट्स जो उसके गुड्स में हैं, जो उसने गुड्स बेल किए हैं, जिसका उसे पता भी है। अच्छा जी, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यदि गुड्स में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है लेने में, तो ऐसे केस में डिस्क्लोजर जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज बेलर जो है वो बेली को जिम्मेदार हो जाएगा हर उस नुकसान के लिए जो बेली को उन गुड्स में कमी के कारण हो गया। यदि गुड्स बेल्ड है हायर के लिए, यानी कि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट की यदि हम बात करें, तो बेलर रिस्पॉन्सिबल होता है उन डैमेजेस के लिए भी, चाहे ऐसे केस में उसे फॉल्ट का पता हो या ना पता हो जिस समय गुड्स बेल्ड किए गए थे। तो यानी कि यदि हम शॉर्ट में कहें तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट में ड्यूटी बनती है बेलर की टू डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट्स, और यदि वो जानबूझकर नॉन फॉल्ट भी डिस्क्लोज नहीं करता और बेली को नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदारी लॉस की बेलर को ही भुगतनी पड़ेगी। लेकिन नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में तो जिम्मेदारी अननोन फॉल्ट्स तक भी आती है, तो बेटर है कि गुड्स में कोई फॉल्ट होने ही नहीं चाहिए। ये पहला जो है ड्यूटी बनती थी जो है बेलर की। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें, ए ने अपना घोड़ा बी को दिया जो कि उसे पता था विशियस नेचर का है। विशियस मतलब अनसाउंड माइंड का थोड़ा सा। उसने डिस्क्लोज नहीं करा ये फैक्ट कि उसका हॉर्स विशियस है। हॉर्स रन हो गया, उसने बी को अपने ऊपर से गिरा दिया, बी को चोट लग गई, तो नुकसान की जिम्मेदारी एक ही है, क्योंकि उसे पता होते हुए भी उसने ये बात नहीं बताई। दूसरा है हायर किया ए ने बी का कैरेज, और कैरेज था अनसेफ। हालांकि बी को भी ये बात पता नहीं थी। ए इंजर्ड हो गया, बी फिर भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक ही इंजरी के लिए, क्योंकि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट का केस है, यहां पर कैरेज हायर किया गया था। यानी कि जो कंडीशन ऑफ लायबिलिटी है बेलर की, यानी कि जो कंडीशन ऑफ लायबिलिटी है बेलर की, वो ये कहती है बेलर शुड हैव द नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट एंड द बेली शुड नॉट बी अवेयर। यदि बेलर को डिफेक्ट के बारे में पता था और बेली को नहीं पता था और बेलर ने वो बात नहीं बताई, तो बेलर जिम्मेदार। और ऐसे डिफेक्ट के कारण बेली एक्सपोज हो गया रिस्क के प्रति, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क है, मटेरियल रिस्क है। यहां पर एक केस है हेमन एंड वाइफ वर्सेस ने एंड सन्स। इस केस में क्या हुआ, ए ने हायर किया बी से कैरेज, साथ में पेयर ऑफ हॉर्सेस भी, एक विशेष जगह जाने के लिए। इस जर्नी के दौरान जो कैरेज में एक बोल्ट था वो टूटकर गिर पड़ा, जिसके चलते कैरेज अपसेट हो गई और ए को चोट लग गई। अब यहां इस केस में फैसला ये रहा कि बी लायबल है पे करने के लिए डैमेजेस ए को उस इंजरी के लिए जो उसे हुई थी, क्योंकि ये ड्यूटी बनती थी यहां बेलर की कि वो ऐसी कैरेज सप्लाई करे जो कि पर्पस के लिए फिट हो। क्यों? क्योंकि गुड्स थे यहाँ हायर्ड, तो ये नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट का केस था, और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट के केस में तो लायबिलिटी रहती ही है, चाहे गुड्स के डिफेक्ट बताए गए हों चाहे ना बताए गए हों। समटाइम गुड्स बेल्ड आर ऑफ डेंजरस नेचर, जैसे एक्सप्लोसिव्स। इन सच केस इट इज ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ गुड्स। कभी कभी गुड्स का नेचर बहुत खतरनाक होता है, जैसे एक्सप्लोसिव्स ले जा रहे हैं, जैसे बारूद जिसे कहते हैं, धमाका करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। तो यदि गुड्स का नेचर इनहेरेंटली डेंजरस है तो ऐसे केस में ड्यूटी बनती है बेलर की कि वो बेली को बताए, नहीं तो ऐसे केस में बेलर की जिम्मेदारी बनी रहेगी। तो यदि हम ड्यूटीज की बात करें तो बेलर की पहली ड्यूटी है कि वो फॉल्ट्स का डिस्क्लोजर करे। दूसरी उसकी ड्यूटी है कि वो नेसेसरी एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करे। जहां पर बेलमेंट की कंडीशन ये है कि गुड्स, जहां पर बाय कंडीशन ऑफ बेलमेंट्स गुड्स जो हैं वो रखे जाने हैं, कैरीड ओवर करने हैं, गुड्स पर कोई काम करना है बेली के द्वारा बेलर के लिए, और बेली जो है उसे उसके लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला। ग्रेटिटुअस बेलमेंट का केस है ये। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पड़ोसी के यहाँ अपना सामान सेफ कस्टडी के लिए रखाना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी के पास अपना कोई बुफेलो है, एनिमल है, भैंस है, उसने पाल रखी है, उसे कहीं शादी में जाना है और वो पड़ोस के घर में अपनी भैंस छोड़कर आ जाता है। तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट का केस है, बेलर रीपे करेगा बेली को सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस
जो बेली के हो गए हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी इस पर्पज ऑफ बेलमेंट में जो हो गए हैं। हालांकि यदि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट का केस होता है तो बेलर की जिम्मेदारी केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करने की होती है। यानी कि यहां पर भी दो केस बन गए कि बेलमेंट ग्रेटिटुअस है कि नॉन ग्रेटिटुअस। यानी कि सेकंड के केस में भी यदि बेलमेंट ग्रेटिटुअस है तो अलग बात होगी, और नॉन ग्रेटिटुअस है तो अलग बात होगी। यदि बेलमेंट ग्रेटिटुअस है तो ऐसे केस में ऑल एक्सपेंसेस, ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी। हालांकि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट के केस में केवल और केवल बेलर की ड्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को लेकर होगी। जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, ए ने हायर करी टैक्सी बी से गुड़गांव जाने के लिए नोएडा से। ए ने हायर करी टैक्सी बी से गुड़गांव जाने के लिए नोएडा से, और इस जर्नी के दौरान कोई मेजर डिफेक्ट इंजन में हो गया जिसके कारण रास्ते में ए को 5,000 रुपये रिपेयर चार्जेस के देने पड़ गए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है और ये फिर बेलर यानी कि टैक्सी वाले की ड्यूटी है कि वो इन एक्सपेंसेस को बियर करे। हाँ, लेकिन जो बीच के यूजुअल और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, जैसे पेट्रोल के, जैसे टोल टैक्स, जैसे हवा पानी के बीच में खर्चे जो हो जाते हैं, वो बेली ऐसे केस में बॉन्ड करेगा। यानी कि इंजन रिपेयर कराना पड़ गया तो उसका बर्डन तो बेलर ही बियर करेगा, टैक्सी वाला, लेकिन पेट्रोल के खर्चे, टोल टैक्स और जो बीच के खर्चे होंगे वो सब बेली बियर करेगा। कारण क्या है कि ये एक नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है। तो बेलर की ड्यूटीज की यदि बात करें तो पहली ड्यूटी थी डिस्क्लोज करना फॉल्ट्स, और दूसरी ड्यूटी है नेसेसरी एक्सपेंस पे करना, जिसमें मेजर बात क्या है कि बेलमेंट यदि ग्रेटिटुअस नेचर की है तो सारे ही एक्सपेंसेस बेलर बियर करेगा, लेकिन नॉन ग्रेटिटुअस है यदि तो ऐसे केस में केवल बेलर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट में बेली केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बियर करेगा, बाकी बेलर को पे करने पड़ेंगे। फिर बात आती है प्री मैच्योर टर्मिनेशन करता है यदि बेलर, तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को इंडेमनीफाई करे, क्षतिपूर्ति करे बेली की। क्या मतलब है इस बात का, प्री मैच्योर टर्मिनेशन? अब ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में समझा जा सकता है कि बेलमेंट ग्रेटिटुअस नेचर की है कि नॉन ग्रेटिटुअस नेचर की है। ग्रेटिटुअस नेचर, नॉन ग्रेटिटुअस नेचर। एक वर्ड आया प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्त होना। तो समय से पहले बेलमेंट यदि बेलर समाप्त करता है तो ऐसे केस में यदि बेली को कोई हानि हो जाती है तो उसके नुकसान की भरपाई बेलर ही करेगा। यहां ये बेलर की ड्यूटी बनती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को जरा एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी रीडिंग करेंगे। देखो, यदि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है और इस बेलमेंट को, क्योंकि बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, यदि नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट है और इस बेलमेंट को बेलर समय से पहले टर्मिनेट करता है, तो फिर तो ये सीधे सीधे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो जो फिर रेमेडीज अवेलेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो सब अप्लाई होंगी। लेकिन यदि ग्रेटिटुअस नेचर का बेलमेंट है तो खास बात यह है कि बेलर के पास राइट है कि वो बेलमेंट चाहे जब टर्मिनेट कर दे, चाहे भले ही बेलमेंट को वो प्री मैच्योर टर्मिनेट कर रहा हो,
समय से पहले, भाई उसकी बेलमेंट है, पैसे भी नहीं कोई आ रहे जा रहे, तो उसकी मर्जी है कि वो बेलमेंट को प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन इस राइट के साथ एक ड्यूटी भी तो जुड़ी हुई है, और ड्यूटी ये है कि यदि बेलर ग्रेटिटुअस बेलमेंट को प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करता है तो कर तो सकता है, लेकिन यदि बेली को इस कारण से सफर हो रहा है कोई लॉस, तो बेलर करेगा उसे इंडेमनीफाई, और इंडेमनीफाई का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यहीं पर एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने दोस्त के पास साइकिल लेने गया जो उसकी टूटी फूटी पड़ी थी, तो दोस्त ने अपनी साइकिल जो है दे दी उसे कि भाई ले इसे सही करा ले। उसने कहा मैं 3 महीने बाद इसे लौटा दूंगा। वो खराब साइकिल लेके चला गया, उसने उसे सही कराने में 180 रुपये लगाए, तो यानी कि एक तरह से ग्रेटिटुअस बेलमेंट हुआ, 3 महीने के लिए हुआ, और जो बेली है उसके 180 रुपये खर्च भी हो गए। अभी एक ही महीना बीता था, तो जिसकी साइकिल थी वो अपनी साइकिल वापस मांगने लगा। अब यहां पर देखा जाए तो ग्रेटिटुअस बेलमेंट है, उसने अपने दोस्त को फ्री में साइकिल दी थी, तो मांग तो वापस कभी भी सकता है क्योंकि साइकिल उसकी है। लेकिन यहां पर 180 रुपये तो फ्रेंड ने खर्च किए थे 3 महीने के लिए, और यहां एक ही महीने बाद साइकिल वापस देने की बात आ गई, तो उसके 120 रुपये तो देखा जाए गलत खर्च हो गए, ज्यादा खर्च हो गए। तो यहां पर जो बेलर है वो टर्मिनेट कर तो सकता है बेलमेंट ग्रेटिटुअस नेचर की क्योंकि है, लेकिन ड्यूटी बेलर की ये बनती है कि वो इंडेमनीफाई करे उतना लॉस जो बेली को हो गया है प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से। तो यहां पर देखो पॉइंट वही है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। Baler must compensate Bailey for loss or damage suffered by the Bailey that is in excess of the benefit received where he had lent the goods gratuitously and decide to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment। तो यदि before the expiry of the period of bailment में जो gratuitous bailment है वो terminate किया जाता है, तो ऐसे केस में बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को इंडेमनीफाई करे। तीसरी के बाद चौथी ड्यूटी, अब बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बेली के प्रति। तो बेलर रिस्पॉन्सिबल है बेली को यदि बेली को कोई नुकसान हो जाता है बेलर की वजह से। अब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बेलर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली के प्रति। तो यहां पर बेलर रिस्पॉन्सिबल रहता है इंडेमनीफाई करने के लिए उस किसी लॉस के वजह से, उस किसी लॉस को जो कि बेलर के बैड और डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेली को हो गया है। क्योंकि यदि बेलर को अधिकार नहीं था गुड्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन देने का, बेलर को अधिकार नहीं था बेलमेंट करने का, उसने उसके बावजूद बेलमेंट करी और बेली ने गुड फेथ में बेलमेंट ले ली, परंतु उसे हो गया कोई लॉस उसकी वजह से, तो ड्यूटी बनती है बेलर की कि वो बेली के लॉस को इंडेमनीफाई करे। तो यहां पर लिखा भी है कि बेलर रिस्पॉन्सिबल है बेली को इंडेमनीफाई करने के लिए लॉस, और कारण क्या रहा लॉस होने का? डिफेक्टिव टाइटल इन द गुड्स। जैसे कि एक चोर ने चोरी कर कर जो गुड्स हैं वो अपने दोस्त के यहां रखवा दिए। अब दोस्त ने तो गुड फेथ में ले लिया, उसे पता ही नहीं था ये चोरी के गुड्स है, उसने तो सोचा कि दोस्त रख के जा रहा है मैं अपने पास रख लेता हूं। अब इस बीच पुलिस आ गई और पुलिस ने पकड़ लिया उसे, और उसके पास से जो चोरी का सामान जब्त हुआ वो तो कहता ही रह गया कि मुझे नहीं पता, ये तो मेरे दोस्त ने दिया, मेरे दोस्त ने दिया। इस बीच उसे जो है पेनल्टी भुगतनी पड़ गई, पिटाई हो गई उसकी। तो ड्यूटी बनती है चोर दोस्त की कि वो इंडेमनीफाई करे अपने दोस्त को, क्योंकि उसके डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेली को हो गई थी हानि। तो पहला ए पॉइंट यही कहता है कि बेलर रिस्पॉन्सिबल है बेली को इंडेमनीफाई करने के लिए किसी लॉस के प्रति जो बेली को हो गया है, इस रीजन से कि बेलर एंटाइटल्ड ही नहीं था बेलमेंट करने के लिए, बेलर एंटाइटल्ड ही नहीं था गुड्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन देने के लिए, बेलर का टाइटल क्योंकि डिफेक्टिव था इसलिए बेली को हानि हुई। तो ड्यूटी भी बेलर की है कि वो गुड्स की लॉस, कि वो बेली के लॉस की भरपाई करे। दूसरी बात ये ड्यूटी बनती है बेलर की कि बेली जब गुड्स लौटाए तो गुड्स को वापस ले। जहां पर बेली रिटर्न कर रहा है समय पूरा हो जाने पर, काम पूरा हो जाने पर गुड्स, तो ऐसे केस में बेलर की ड्यूटी बनती है कि वापस ले। यदि बेलर रिफ्यूज करता है डिलीवरी लेने से गुड्स की, जब वो ऑफर किए गए सही समय पर,
तो बेली क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन उन सभी नेसेसरी एक्सपेंसेस का जो उसे सेफ कस्टडी में रखने में आ गए। उदाहरण के तौर पर एक्स ने अपनी कार एस को डिलीवर करी 5 दिन के लिए सेफ कीपिंग के लिए, परंतु एक्स ने फिर अपनी गाड़ी 1 महीने तक वापस नहीं ली। तो ऐसे केस में एस क्लेम कर सकता है नेसेसरी एक्सपेंसेस जो उसे 25 दिन गाड़ी एक्स्ट्रा रखने के रेस्पेक्ट में हो गए। तो ये जो पोर्शन हम लोगों ने स्टडी करा ये था बेलर की ड्यूटी। जैसे बेलर की ड्यूटी होती है तो बेली की भी ड्यूटी होती है। क्या है बेली की ड्यूटीज? तो यदि हम बहुत शॉर्ट में देखें तो यहां डायग्राम से ही पता चलता है कि बेली की ड्यूटीज हैं कि गुड्स बेल्ड का ध्यान रखें, गुड्स बेल्ड का कोई अनऑथराइज्ड यूज ना करे, गुड्स बेल्ड को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे, जब काम पूरा हो जाए तो ड्यूटी है बेली की गुड्स को लौटा दे। ड्यूटी बनती है बेली की कि यदि कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या कोई एक्रीशन हो गया है गुड्स में, कोई एडिशन हो गया है उसमें वैल्यू में, तो वो भी लौटाए। तो ये यहां कुछ 5 ड्यूटीज डिस्कस की गई हैं बेली की, जिसमें से सबसे पहली ड्यूटी है बेली की टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। सभी प्रकार की बेलमेंट में बेली की ड्यूटी बनती है और वो बाउंड है कि वो गुड्स का ध्यान रखे जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कोई व्यक्ति अपने गुड्स का ध्यान रखता सिमिलर सर्कमस्टांस में, उसी प्रकार के गुड्स की, उसी क्वालिटी के गुड्स की, उतनी ही वैल्यू के गुड्स की। यानी कि इसमें देखो एक मजे की बात ये लिखा है कि बेली की ड्यूटी बनती है कि वो ध्यान रखे गुड्स बेल्ड का ऐसे जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति गुड्स का ध्यान रखता है। देखो यहां ये नहीं लिखा कि वो गुड्स का ऐसे ध्यान रखे जैसे अपने गुड्स का ध्यान रखता हो, क्योंकि कुछ लोग लापरवाह होते हैं और वो अपने गुड्स का ध्यान ही नहीं रखते। ऐसे केस में यदि वो दूसरे के गुड्स को भी अपने गुड्स की तरह ही फेंक दें, खराब कर दें और फिर कहने लगे कि मैंने तो ऐसे रखा है जी ध्यान, जैसे मैं अपने गुड्स का रखता हूं वैसे ही तुम्हारे का रख लिया, तो ये गलत बात हो जाएगी। इसीलिए वर्ड जो है क्या इस्तेमाल हुआ है कि बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स का ऐसे ध्यान रखे जैसे कोई साधारण व्यक्ति अपने गुड्स का रखता है, जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस है। इस संबंध में यहां पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों केस लॉ बन के आ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक्स ने अपने जो ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, वो वाई को दिए, वाई को सेफ कस्टडी के लिए दिए। वाई ने इन ऑर्नामेंट्स को अपने लॉकर में अपने घर पे रखा, अपने ऑर्नामेंट्स के साथ रखा, परंतु बदकिस्मती से वे चोरी हो गए दंगे फसाद के दौरान। अब यहां वाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्स के लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि उसने तो गुड्स को ऐसे रखा था जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कोई व्यक्ति अपने गुड्स को रखता, और उसने अपने गुड्स के साथ ही उन गुड्स को रखा भी था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहां है ये, दूसरे हाथ पर यदि हम देखें, यदि यहां पर स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करा था वाई ने कि ये गुड्स मेरे वाले तो बैंक लॉकर में रख देना, परंतु फिर भी वाई ने अपने ही रेजिडेंस पर अपने गुड्स के साथ उन्हें रखा, तो ऐसे केस में जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा ही, क्योंकि उसने बेलर की बात नहीं मानी थी। सेकंड एग्जांपल, ए ने डिपॉजिट किए गुड्स बी के गोडाउन में, पर अचानक से वहां पर बारिश आई और बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से गुड्स का कुछ पार्ट डैमेज हो गया। तो यहां पर फैसला ये सुनाया गया कि जो बी है बेली वो लायबल नहीं है, क्योंकि गोडाउन के रेस्पेक्ट में जैसे उसने सभी के गुड्स रखे थे वैसे ए के गुड्स भी रखे थे। कुछ जगहों पर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। बेली वेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग्स बेल्ड। The bailey in the absence of any special contract is not responsible for loss, destruction, deterioration of things bailed if he has taken the amount of care of it described in section 151. तो ऐसे केस में साधारण सी बात है कि बेली जिम्मेदार नहीं होगा किसी भी लॉस के लिए जो थिंग्स बेल्ड है उनके रेस्पेक्ट में। उन्हें यदि कोई हानि हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डिटीरियरेट हो जाते हैं, यदि उसने वैसे ध्यान रखा जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का कोई व्यक्ति खुद के गुड्स का रखता, तो फिर ऐसे केस में बेली की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बेली की ड्यूटी बनती है सबसे पहली कि वो रीजनेबल केयर गुड्स बेल्ड के रेस्पेक्ट में रखे। दूसरी ड्यूटी बनती है कि गुड्स का जो उपयोग कहा गया है वही करे,
इनकंसिस्टेंट यूज गुड्स का ना करे। ये कहा जाता है कि यदि बेली ने गुड्स बेल्ड के संबंध में ऐसा कोई काम किया जो कंडीशंस ऑफ बेलमेंट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो ऐसे केस में फिर वो बेली ही जिम्मेदार रहेगा कंपनसेट करने के लिए बेलर को उस किसी लॉस के लिए जो कि इस कारण से उत्पन्न हो गया। जैसे कि उदाहरण यदि हम देखें, ए ने लैंड किया हॉर्स बी को केवल उसके राइड करने के लिए, फॉर हिज राइडिंग ओनली। बी ने उसके बावजूद भी सी जो कि उसके फैमिली मेंबर था उसे अलाउ कर दिया हॉर्स राइड करना। सी हालांकि केयर से राइड कर रहा था पर फिर भी हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल हो गया और इंजर्ड हो गया। यहां पर बी लायबल होगा कॉम्पनसेट करने के लिए ए को उस इंजरी के लिए जो हॉर्स को हो गई, क्योंकि जब ए ने केवल बी के लिए चलाने के लिए दिया था तो उसने सी को क्यों दिए। तो ये इनकंसिस्टेंट यूज है, इसीलिए नुकसान हुआ, तो भरपाई भी बेली बेलर को करेगा। ठीक, ऐसा ही एग्जाम्पल 2 भी है। अच्छा जी, एक और खास बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइडेबल हो जाते हैं बेलर के ऑप्शन पर यदि बेली ने ऐसा कोई काम गुड्स के संबंध में कर दिया जो बेलमेंट की कंडीशंस के विपरीत था। यदि अभी बेलमेंट का टाइम पीरियड चल रहा है और बेली ने ऐसा कोई काम कर दिया जो बेलमेंट की शर्तों के विपरीत था, बेलमेंट की शर्तों के अगेंस्ट था, तो ऐसे केस में बेलर के पास अधिकार है, वो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट को तोड़ सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो जाता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर इफ बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू गुड्स बेल्ड विच इज इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ बेलमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ए ने बी को हायर के लिए हॉर्स दिया कि लो तुम इसे चला लो, पर बी ने उसे तांगे में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सामान ढोने के लिए। तो चाहे बेलमेंट निश्चित समय के लिए की गई हो, उसके बावजूद भी बेलर किसी भी समय बेलमेंट टर्मिनेट कर सकता है क्योंकि गुड्स का किया गया है इनकंसिस्टेंट यूज। थर्ड, बेली की ड्यूटी, अपने गुड्स को अलग रखे, बेली के गुड्स को, बेलर के गुड्स को अलग रखे। बेली की ड्यूटी बनती है अपने गुड्स अलग रखे, बेलर के गुड्स अलग रखे, उन्हें मिक्स ना करे जब तक कि पहले ही बेलर ने ऐसी परमिशन ना देती हो। बेली एंटाइटल्ड नहीं है मिक्स करने के लिए गुड्स बेल्ड अपने गुड्स के साथ जब तक कि कंसेंट बेलर ना दे चुका हो। हाँ, यदि बेलर ने कंसेंट दे दी है कि मिक्स कर लो अपने गुड्स के साथ मेरे भी गुड्स, तो है बात अलग। अच्छा, यदि ऐसा हुआ है कि बेलर ने गुड्स देते समय कंसेंट दे दी थी कि अपने गुड्स के साथ मेरे गुड्स मिक्स कर लो, तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें दोनों का इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेट होगा। उदाहरण, सपोज ए की डेयरी है और उसके पास 50 किलो भैंस का दूध रखा है। बी उसका दोस्त आता है और उसे 50 किलो गाय का दूध देते हुए कहता है कि ये गुड्स अपने पास रख लो, मैं शाम को आके ले जाऊंगा। तो जो डेयरी वाला दोस्त है उसने कहा कि भाई इसको मैं मिला दूं, सारे दूध को फ्रिज में रख दूं, नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। तो उसने कहा मिला दे। तो दोस्त ने, जो डेयरी वाला फ्रेंड था, उसने अपने यानी कि भैंस के दूध के साथ गाय का दूध भी मिक्स कर दिया। 50-50 किलो दोनों हो गया, फ्रिज में रख दिया। शाम को जब वो आया तो उस मिक्स्ड दूध में से ही वो 50 किलो निकाल कर ले जा सकता है। यानी कि दोनों का इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट। पर यदि बेलर की कंसेंट लिए बगैर ही बेली ने मिक्स कर दिए गुड्स अपने गुड्स के साथ, तो भैया यदि गुड्स हो सकते हैं सेपरेट और डिवाइड, तो डिवाइड करने का खर्चा बियर करेगा बेली। लेकिन यदि वो हो ही नहीं सकते डिवाइड, तो सारा लॉस बियर करेगा बेली। जैसे कि एग्जाम्पल, अब यहां 2 एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। ए ने बेल करे 100 बेल्स कॉटन के जिस पर लिखा था कि ये पर्टिकुलर ब्रांड के हैं। ए ने बी को 100 बेल्स कॉटन के पकड़ा दिए। बी ने ए से पूछे बगैर ही अपने गुड्स के साथ यानी अपने कॉटन के साथ उसका कॉटन मिक्स कर दिया और दोनों अलग अलग ब्रांड के थे और उन्हें मिक्स कर दिया। अब यहां ए एंटाइटल्ड है कि वो अपने 100 बेल्स के गुड्स वापस मांगे।
अब जब उन्हें अलग करने के खर्चे होंगे, क्योंकि ये गुड्स बगैर पूछे मिलाए गए थे, तो ऐसे केस में बेली यानी कि बी ही बियर करेगा। यदि बेली विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर मिक्स कर देता है गुड्स, और अब इम्पॉसिबल है सेपरेट करना गुड्स बेल्ड को, तो फिर सारा लॉस कौन बियर करेगा? तो फिर ऐसे केस में सारा लॉस जो है वो बेलर ही एंटाइटल्ड है, वो कॉम्पनसेट करेगा। बेली ही एंटाइटल्ड, बेली ही लायबल है और बेलर ही एंटाइटल्ड है कॉम्पनसेशन लेने के लिए बेली से पूरे के पूरे लॉस के लिए। जैसे ए ने बेल करा एक बैरल केप फ्लोर का जो 4500 रुपए की कीमत था बी को। बी ने इसे पूछे बगैर ही अपना फ्लोर जो कंट्री फ्लोर था उसके साथ मिक्स कर दिया, जिसकी कीमत मात्र 2500 रुपए थी। अब ऐसे केस में दो कैटेगरी के मिक्सचर हो गए आटे। अब जो आटा है वो तो अलग किया ही नहीं जा सकता, इस वजह से सारे लॉस का कंपनसेशन बेली ही बेलर को बियर करेगा। तो ड्यूटीज की बात आ रही थी कि क्या ड्यूटी है बेली की। तो बेली की पहली ड्यूटी थी कि वो रीजनेबल केयर रखे गुड्स बेल्ड का। दूसरी ड्यूटी थी कि वो गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज ना करे। तीसरी ड्यूटी थी कि अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स ना करे। ड्यूटी है बेली की कि जब गुड्स मांगे बेलर वापस तो दे दे। ये ड्यूटी है बेली की कि वो रिटर्न करे, डिलीवर करे बेलर के कहे अनुसार गुड्स। जो गुड्स बेल्ड हैं बगैर मांगे ही लौटा दे, जैसे ही समय पूरा हो जाए गुड्स बेल्ड के रिस्पेक्ट में, या जैसे ही पर्पस पूरा हो जाए जिसके लिए बेलमेंट की गई थी। तो ड्यूटी तो किसी भी बेली की यही बनती है कि समय पूरा हो गया जिसके लिए बेलमेंट थी तो गुड्स लौटा दे, काम पूरा हो गया जिसके लिए बेलमेंट की थी तो गुड्स लौटा दे। परंतु यदि बेली डिफॉल्ट करता है गुड्स लौटाने में, नहीं लौटाता गुड्स समय से पर्पस पूरा हो जाने पर भी, या फिर तो यदि हो गया बेलर को कोई नुकसान या गुड्स को कोई नुकसान इस वजह से, तो ऐसे केस में जिम्मेदारी रहेगी बेली की ही। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैसे यहां बुक्स है, वहां पे बस कार वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। एक्स ने डिलीवर करी बुक्स वाई को बाउंड करने के लिए। वाई ने वादा किया कि बुक्स रीजनेबल टाइम पे लौटा देगा। थोड़े समय बाद जब एक्स ने अपने गुड्स वापस मांगे तो वाई उन्हें डिलीवर नहीं कर पाया और टाला मटोली करके कहने लगा कि अभी रीजनेबल टाइम जो है उसके बाद दे दूंगा, जिससे रीजनेबल टाइम बीत गया, एक्सपायरी होगी रीजनेबल टाइम की। हालांकि बेली ने यानी कि वाई ने गुड्स को बहुत ध्यान से रख रखा था, परंतु एक्सीडेंटली फिर भी उसके प्रीमाइसेस में जब फायर हो गई तो गुड्स की जो है नुकसान हो गया। ऐसे केस में बेली ही बेलर को जिम्मेदार रहेगा। कारण यह है कि चाहे भले उसने ऑर्डिनरी प्रूडेंट के व्यक्ति की तरह गुड्स को संभाल के रख रखा हो, पर समय बीत जाने के बावजूद भी गुड्स नहीं दिए थे, इस वजह से नुकसान की भरपाई बेली ही बेलर को करेगा। फिर बात आती है कि बेली की ड्यूटी बनती है कि यदि गुड्स में कोई एक्रीशन हो जाता है बेलमेंट के दौरान तो बेली बेलर को लौटा दे। जैसे कि यदि ए अपनी गायें छोड़कर गया बी के पास और लौट कर जब आया इस बीच गायें दे चुकी थी बछड़ा, तो ऐसे केस में जो बेली है यानी कि बी, वो गाय के साथ बछड़ा भी वापस करेगा। वो ये नहीं कह सकता गाय दे के गया था तो गाय ले जा वापस। तो गाय दे के गया था और इस बीच बछड़ा दे दिया तो गाय प्लस बछड़ा दोनों देने पड़ेंगे, क्योंकि बेली की ड्यूटी है कि यदि गुड्स में कोई एक्रीशन यानी कि वैल्यू एडिशन हो जाता है तो ऐसे केस में वो भी साथ में लौटाना पड़ेगा। लिखा है यदि इसके विपरीत कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पहले से तो बेली बाउंड हो जाता है डिलीवर करने के लिए बेलर को उसके डायरेक्शंस के हिसाब से, या फिर कुछ नहीं भी कहा गया तो इंक्रीज यदि हो जाता है, कोई प्रॉफिट आ जाता है गुड्स बेल्ड के संबंध में, तो बेली उसे नहीं रख सकता, उसे बेलर को लौटाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो छठा ड्यूटी बनती है बेली की वो है नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल का मतलब यह होता है कि गुड्स के संबंध में जो बेलमेंट करके गया है उसी का टाइटल रहने दे, किसी गलत आदमी को गुड्स ना बेचे, खुद गुड्स ना रखे, बेली बेलर का टाइटल खराब ना करे। बेली को सेटअप नहीं करना चाहिए एडवर्स टाइटल बेलर का, उसे होल्ड करने चाहिए गुड्स बेलर के ही बिहाफ पर। वो ऐसे केस में बेलर से ये नहीं कह सकता कि गुड्स तुम्हारे नहीं है, मैं तुम्हें क्यों वापस करूं। इसीलिए यहां पर हमने देखा कि 6 ड्यूटीज हैं बेली की। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बेलर।